समीकरण। द्विघात समीकरण। ये चैप्टर नंबर 4 है कक्षा 10वीं का। द्विघात समीकरण। तो इसमें हम जो बिंदु आज पढ़ेंगे वो है द्विघात समीकरण के मूल। समीकरण के मूल ज्ञात करना और द्विघात समीकरण की जो मूलों की प्रकृति होती है। इसके बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा हम एक द्विघात समीकरण को बनाना भी सीखेंगे जिससे कि हम दी गई समस्या का हल कर सकें। चलिए तो हम देखते हैं, एक हमारे पास समस्या है। मान लीजिए कि हमें दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 होता है। दो संख्याएं जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो इस समस्या को हम कैसे हल करेंगे? इस समस्या को हल करने के लिए हमें द्विघात समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। हम इस समस्या को पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे, ठीक है, और बदलने के बाद में हम उसके मूल ज्ञात करेंगे। चलिए हम आते हैं प्रश्न के हल करने के लिए। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का क्या बनाएंगे? इस समस्या का क्या बनाएंगे? द्विघात का समीकरण। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या ज्ञात करना है। दो संख्याएं, ठीक है। तो दो संख्याएं, तो हमने एक संख्या अगर मानते हैं कि उसमें से क्या है कि माना पहली या एक संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब दूसरी संख्या पहली संख्या का योग कितना है? 27। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो उसको 27 में से अगर हम x को माइनस करके भी निकालेंगे तो निकल जाएगी, ऐसा आपको पता होगा, है ना। इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस x से प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हमारी दो संख्याएं हमने एक मानी थी, दूसरी संख्या 27 माइनस x है। तो अब शर्त ये है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो ये हो गया। अब उनका जो गुणनफल है वो 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या कौन सी मानी हमने? x, और दूसरी कौन सी है? 27 माइनस x। ये दो संख्या है, तो इनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 182। तो दोनों का गुणनफल क्या लिखेंगे हम? x गुणा 27 माइनस x कितना होना चाहिए? 82। तो हम उसको लिखेंगे बराबर 182, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बन चुका है। इसको हम थोड़े और अच्छे तरीके से सरल तरीके से लिखते हैं। तो चलिए ब्रैकेट हटाने की हम, तो ये x जो है 27 के गुणा में भी है और ये वाली x की गुणा में भी है, तो गुणा हो जाएगा। 27 के ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा 27 में x का हो जाएगा 27 और माइनस लगा के x में गुणा हो जाएगा हो जाएगा x² बराबर कितना लिखा है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस x जो माइनस x² है इसको हम माइनस x² पहले लिख देते हैं
इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं +27, क्योंकि ये +27x है इसलिए हमने यहाँ +27x लिखा है। और ये 182 बराबर के निशान के बराबर की उस तरफ है, इसका पक्षांतर हो जाएगा, फिर ये +182 से हो जाएगा -182। ये हमारा इसका पक्ष का अंतर पक्षांतर हमने कर लिया 182 का। अगर पक्षांतर यहाँ हो चुका है तो बराबर के यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को हम क्या लिखते हैं 0 है ना। तो इस तरीके से अब हम इनमें -1 का या माइनस का हम गुणा कर देते हैं। जब माइनस का गुणा होगा तो ये वाली माइनस में माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इसमें माइनस का गुणा होगा तो जब भी प्लस में माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है माइनस, और इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस। इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं -x² था, अब इसको हम लिखेंगे +x², इसको हम लिखेंगे -27x, और हम इसको लिखेंगे +182 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये तो आपको समझ में आ गया। ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हमारा बन चुका है ना। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याएं, है ना। तो इसको हमें आप क्या करना पड़ेगा, पहले इसके मूल ज्ञात करना होगा। मूल ज्ञात करना होगा। तो मूल क्या होते हैं? मूल इसके एक ऐसी संख्या होगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। एक ऐसी संख्या है जिसे जो इस समीकरण को द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है, वे होते हैं उसके मूल। तो मूल ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? गुणनखंड। तो आइए हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो मध्य पद है 27, इसको हम दो पदों में विभक्त कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, दो पदों में कैसा बांटते हैं? हमें दो संख्याएं सोचना है जिनका जोड़ना 27 हो या घटाना 27 हो, और उनका गुणनफल कितना आता हो 182, और यहाँ पे गुणनफल 1 है। इन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है। 182 गुणा 1 कितना होता है 182। तो मतलब गुणा करने पर 182 और जोड़ पर 27 आएगा, है ना, या घटाने पर 27 आएगा। ऐसी दो संख्याएं हम सोचेंगे। चलिए सोचते हैं ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिनका जोड़ 27 है, और पहले हम जोड़ कर लेते हैं। ऐसी कोई दो संख्या चलिए, तो मेरे हिसाब से 27 ऐसी दो संख्याएं हैं हमारे पास में 13 और 14। इनको जोड़ के देखिए, 3 और 4 7, 1 और 1 2, 27 हो रहा है। चलिए अब इन्हीं का गुणा करके देखिए। 14 दिया, 14 कम 14 42 42 की गुणा किया 4, 14 कम 14 और 4 182। तो ये हमने संख्या जो सोची है वो हमारे इसी अनुरूप है। तो हम इसको मध्य पद को हम विभक्त कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 27 को हमने क्या करा 13 प्लस 14 लिखा, ठीक है, और इसके साथ में गुणा है इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर x लिख दिया, और प्लस हम 182 बना के बराबर के लिख दिया 0। तो ये हमारा मध्य पद में विभक्त होने की तैयार है। ये सॉरी x² लगा यहाँ पर। अब x² माइनस, अब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 13x, ये x का इसमें गुणा हो जाएगा। और एक बात याद रखना है, ब्रैकेट के आगे माइनस है, जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस हो या ब्रैकेट लगाना हो तो अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 14 के साथ में क्या गुणा हो जाएगा x का, तो 14x प्लस 182 बराबर 0। ये मध्य पद में हमारा विभक्त हो चुका है। अब क्या काम करना है गुणनखंड निकालने के लिए? अब पहले और दूसरे पद में से हमें कॉमन लेना है जो दोनों में है, मतलब सार्व गुणनखंड। कौन से? पहला और दूसरे। पहले हम इसमें से सार्व गुणनखंड निकालेंगे, फिर तीसरा और चौथे में से निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है? दोनों में x, ठीक है। इसमें से एक x जब कम हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक x बचेगा, ठीक है, माइनस इसके बाद यहाँ से x कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 13। तो ये 13, तो इसको हम जो बचता है उसको काट लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन रहता है जो सारे गुणनखंड होता है उसको कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट के बाहर। तो ये हो चुका है। अब हमें इन दोनों में से भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाना है।
चलिए इन दोनों में क्या होगा, तो इसमें 14 है, 14 के पहाड़े में सॉरी 182 तो आता नहीं, लेकिन इसका गुणनखंड में होगा, तो है ना। तो 14 गुणे 13 कितना होता है 142। तो इसमें इसका मतलब 14 अगर हम निकाल लेते हैं, है ना, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो क्या बचेगा अब इसमें 13। तो चलिए हम 14 इसमें से निकालेंगे, तो -14 हमने लिखा, तो जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बताइए क्या लिखा है यहाँ, 14 निकल गया, तो -14 निकल गया, तो क्या बचा x बचा। और जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं खोलते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 14 निकल चुका है, तो 14 निकल गया, यहाँ से भी 14 निकलेगा कि नहीं, 13 बचेगा। मैंने यहाँ बता चुका हूँ गुणनखंड में 13 गुणे 14 में से 13 बचेगा, वेरी गुड, ये बराबर से 0। अब यहाँ पर देखिए आप दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, x - 13 x - 13, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, x - 13 एक ब्रैकेट में लिखा। अब जो बचा हुआ है तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या बचा हुआ है, x बचा है और -14 बचा है, ये दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये हमारे गुणनखंड हो चुके हैं। अब क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, x - 3 दोनों गुणनखंडों को हम बराबर में 0 लिख देंगे। ये x - 13 के बराबर में 0 लिख दिया, और दूसरा हमने लिखा x - 14 ये वाला, और इसके भी बराबर में लिख दिया 0। अब पक्षांतर कर लिया हमने, तो इससे पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। तो पक्षांतर करने से क्या होता है, माइनस का प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो ये -3 का हो जाएगा +3 x का मान। इसी प्रकार से एक यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा पक्षांतर से 14, -14 का क्या हो जाएगा 14। तो ये हमारे x के जो मान है यही हमारे क्या कहलाएंगे, मूल कहलाते हैं, है ना। और सॉरी ये कितना था यहाँ पर, ये 13 था, सॉरी, है ना, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 13 था। तो ये हमारे संख्याएं ज्ञात जो हुई हैं यही हमारे क्या है, मूल है, और यही हमारी समस्या का हल है ना। अतः ये ऐसी अदिष्ट संख्याएं हैं, अतः 13 व 14 ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग कितना होगा, कितना होगा योग इनका 27, और इनका गुणनफल कितना होगा, गुणनफल 182 होगा। ये हमारा क्या होगा, इस समस्या का हल है, यानी आंसर है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, मूलों की प्रकृति। ये असल में क्या होती है मूलों की प्रकृति, पहले इसको समझते हैं। ये समझ में आ गया सभी को, तो आप इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति का अर्थ होता है कि किसी दिए गए द्विघात समीकरण का हल हो सकता है या नहीं, ठीक है। द्विघात समीकरण का हल, जैसे कि अभी हमने गुणनखंड निकाले, है ना, और उसके मूल ज्ञात किए, तो हम किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो उसके हल कैसे होंगे, ये ज्ञात करना क्या कहलाता है, मूलों की प्रकृति। तो जैसे कि अभी हमने ये समीकरण लिया था, ये था x² - 27x और प्लस 182 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण था। तो इसकी प्रकृति क्या थी, हमने देखा कि इसके समीकरण के हल हो चुके थे, है ना। इसकी तुलना हम एक मानक रूप से, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उससे अगर हम करें, मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है 1x² -bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो हम इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर x² है, लेकिन इसके x² के गुणांक में अभी यहाँ पर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पर 1 के स्थान पे क्या है, यहाँ पर
8। इसका मतलब ए का मान कितना है 8। ये तुलना कर रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है बी की जगह पर -27 है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया -27। इसी प्रकार से आप सी की जगह देखेंगे, सी में जगह क्या है, क्या है यहाँ पर 182। इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा कि ए बी सी के मान यहाँ पर समीकरण में हमारे निकल चुके हैं। तो इन ए बी सी के मानों को हमको क्या करना है, तो इसके लिए हमको एक विविक्त करके याद रखना है, विविक्त है ना। ये क्या होता है, इसको हम डी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है विविधता का, ठीक है। इसका हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग हम कर रहे हैं मूलों की प्रकृति जांचने के लिए। तो हमें आप यहाँ पता है कि ए बी और सी का क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं, ये ए बी सी के मान है ना। तो इसको हम इस फॉर्मूले में मान रख के उसका हल करके देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो बी स्क्वायर का मान कितना है यहाँ 27 स्क्वायर। तो बी का मान हमने 27 रखा, क्योंकि बी का स्क्वायर तो 27 का भी स्क्वायर हो जाएगा। -4 ए का मान कितना है 8 इंटू करके लिखा हमने, और सी का मान इंटू करके 182। ये हमने मान रख लिया। अब क्या होता है, अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं 27 का स्क्वायर, ठीक है। 27 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस से -27 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 27 में 27 का गुणा करते हैं, है ना। तो 27 में 27 का गुणा करने के साथ 4 9 4 4 7 14 4 18 189 2 7 14 की 4 क्या है 1, फिर 2 2 4 और 5 जोड़ा, तो ये हो जाएगा 9 8 4 12 की 1 और 1 और 5 तो 729 आ रहा है इसका, प्लस का 729, ठीक है। माइनस यहाँ पर 4 का है, इसमें इंटू हो जाएगा 4 1 4 का गुणा फिर इसमें करेंगे हम 182 में, पहले 2 में करेंगे 4 2 8, फिर 4 का 8 में करेंगे 4 8 के 32, 4 8 32 की 2 आपकी आई 3, फिर 4 1 4 और 3 7, तो ये आ गया 728। तो ये 729 और -728 कितना होगा 1 प्लस का 1 होगा। तो यहाँ पर हम ये देखना है कि यहाँ पर ये जो संख्या +1 आई है, ये प्लस की है, धनात्मक है, इसका मान 0 से ज्यादा है, इसका मान 0 पर से ज्यादा है, क्योंकि इसमें प्लस की संख्या है, ठीक है। तो इसका मान क्या है 0 से अधिक है। तो जब भी हमको याद रखना है कि अभी किसी भी विविधता का जो मान है वो अगर 0 से अधिक आता है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होती है, उसके मूलों की प्रकृति अगर b स्क्वायर -4ac का मान 0 से अधिक है तो मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब उसका हल होगा, और उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ये स्थिति है 0 से बड़ा आ रहा है ना 0 से बड़ा इसका मान, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है, मतलब अस्तित्व का मतलब मूल होंगे, उसके मूल होंगे जब तो निकलेगा, तो अस्तित्व होगा। और कैसे कैसे मूल होंगे उसके, 2 भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये है मूलों की प्रकृति, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ऐसी संख्या आती, मान लो ऋण वाली संख्या आती, क्या आती, माइनस वाली संख्या आ जाती, उसका मतलब उसका मान क्या है 0 से क्या होता कम। तो अगर मान लीजिए कहीं पर कोई संख्या हल करने पर हमने देखा कि -20 का हमने मान रखा, उसको 0 से क्या आया कम, कम को हम क्या लिखेंगे, ये वाले निशान के साथ लिखेंगे, इसका मतलब है कि इसका मान जो है 0 से कम है, माइनस वाली संख्या है। तब हम मूलों की प्रकृति क्या बोलेंगे कि उसके मूल नहीं ज्ञात नहीं होंगे, ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक चीज और याद रखना है, कई बार ऐसा हो सकता है कि इसको हल करने पर उसका मान जैसे कि अभी यहाँ 0 से बड़ा आया है और एक 0 से कम आया तो माइनस में आया, लेकिन ऐसा भी तो सकता है जिसका मान क्या जाएगा 0 हो सकता है ना 0, तो 0 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे कि b²
मूलों का प्रकृति क्या होगी, तब हम बोलेंगे कि मूलों को अस्तित्व होगा और दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यहाँ भिन्न थे, है ना। अगर ऐसी कंडीशन आएगी कि जीरो बनाएंगे तो क्या होंगे, बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपको याद रखना है कि विवेकतर्क जो होता है इसमें हम किसी दिए गए समीकरण की तुलना करके ABC के मान निकाल के इसमें मान रखते और उसका जब मान निकलेगा वो शून्य से बड़ा है, शून्य के बराबर है या शून्य से कम है, यह देखकर मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं। समझ में आया सभी को?